मेरी बहन 13 साल की थी और हमला हो गई। मेरी माँ ने उसको बहुत मारा और उसकी पढ़ाई छुड़वा दी, लेकिन वो बार बार यही कहती कि मैं बेकसूर हूँ। पूरे 9 महीने तक माँ ने उसे कमरे में बंद करके रखा और जब डिलीवरी का वक्त आया तो अस्पताल ले गई। मगर उस वक्त रोंगटे खड़े हो गए जब डॉक्टर ने कहा कि मेरा नाम अस्मा है, मैं अपनी रोज की रूटीन की तरह बच्चों को पढ़ा रही थी, तभी मेरे फोन पर कॉल आने लगी। मैंने मसरूफ अंदाज में मोबाइल निकाल कर कॉल पिक करके कान से लगा लिया, साथ ही साथ ब्लैक बोर्ड पर लिखती रही। मेरी बहन की कॉल थी। उसने मुझे बताया कि घर में मेरे ससुराल वाले आए हुए थे। उसने मुझे उनके आने का बताया और कहा कि मैं जल्दी घर आ जाऊं। मैंने ठीक है कहकर कॉल काट दी और जल्दी जल्दी अपना काम निपटाने लगी। जल्दी करने के बावजूद मुझे आधी छुट्टी लेते हुए आधा घंटा लग गया। सड़क पर ही मैंने जल्दी से रिक्शा पकड़ा और घर का पता बताकर चलने को कहा और खुद अपने मंगेतर को कॉल करने लगी। मगर हर बार की तरह इस बार भी मुझे मायूसी हुई। पता नहीं मेरा मंगेतर ऐसा क्यों करता था। वो सच में ही कहीं मसरूफ हो जाता था या जानबूझकर मेरी कॉल नहीं उठाता था। इस बात का फैसला मैं आज तक नहीं कर पाई थी। 3-4 बार कोशिश करने के बाद मैंने मोबाइल बंद करके पर्स में डाल दिया। कुछ ही देर के बाद मैं अपने घर पहुंच चुकी थी। मैं बहुत खुशी से ड्राइंग रूम में गई, मगर अगले ही पल मेरी सारी खुशी उड़ चुकी थी। अब खुशी की जगह मायूसी ने ले ली थी। जबरदस्ती मुस्कुराते हुए और सलाम करते हुए अंदर गई और जबरदस्ती की मुस्कुराहट के साथ जाकर अपनी सास के पास बैठ गई। मेरा मंगेतर आज भी नहीं आया था। न जाने उसे तंग करके क्या मिलता था। उसका ये बिना वजह का एटीट्यूड मेरी समझ के बाहर होता जा रहा था। ना तो वो कभी कॉल पर बात करता था, ना ही वो कभी मिलने आता था। लड़की होने के बावजूद मैं उसे अपनी तरफ से कई बार बुला चुकी थी, मगर वो था कि उसे तो कोई परवाह ही नहीं थी। एक तरफ उसकी माँ और बहनें कहती थी कि वो मुझसे बहुत मोहब्बत करता है, लेकिन मुझे तो आज तक ऐसी कोई बात नजर नहीं आई थी कि जिससे मैं मान लेती कि वो मुझसे मोहब्बत करता है। मैं ये सोचकर अपने दिल को तसल्ली देती थी कि हो सकता है वो शादी के बाद वाली मोहब्बत को अहमियत देता हो, और आज भी मैंने यही सोचकर खुद को तसल्ली दी थी। मेरे ससुराल वाले मम्मी से मेरी शादी की तारीख लेने आए थे। ये सुनकर मुझे बहुत खुशी हुई थी। मैं भी अब शादी करके जल्द से जल्द अपने घर जाना चाहती थी, लेकिन मम्मी के जवाब में मेरे सारे अरमानों पर पानी फेर दिया था। मम्मी ने इनसे कहा कि अभी हमारी शादी की तैयारियां मुकम्मल नहीं है, इसलिए अभी कोई तारीख नहीं दे सकती। जैसी ही तैयारी पूरी होगी तुम्हें बता देंगे। मेरी सास ने जिद की थी, लेकिन मेरी ननद मेरी सास को समझाने लगी, आंटी ठीक है, हमें थोड़ा सब्र कर लेना चाहिए। आपको पता है कि तैयारी में वक्त लग जाता है और इनके घर में तो कोई मर्द है ही नहीं, सारी तैयारियां इन्होंने अकेले ही करनी है। लेकिन मेरी ननद मेरी सास को समझाने लगी, अम्मी ठीक है, हमें थोड़ा सब्र कर लेना चाहिए। आपको पता है कि तैयारी में वक्त लग जाता है और इनके घर में तो कोई मर्द है ही नहीं, सारी तैयारी इन्होंने अकेले ही करनी है, तो इसलिए हमें इनका साथ देना चाहिए। ननद की बात सुनकर मुझे अंदाजा हो गया था कि वो काफी समझदार है। फिर चाय पानी के बाद वो लोग वापस चले गए। इनके जाते ही मम्मी ने मेरे सामने हाथ जोड़ लिया और कहने लगी कि मुझे माफ कर दो, मगर मैं मजबूर हूँ, तुम्हारे सिवा और कोई नहीं है कमाने वाला। अगर तुम्हारी शादी जल्दी कर दूंगी तो घर कौन चलाएगा। प्लीज मेरी मजबूरी को समझने की कोशिश करो। मैं मम्मी की बातें सुनकर इनके गले लग गई। ठीक ही तो कह रही थी। मैंने मम्मी को तसल्ली दी और उनसे कहा कि कोई बात नहीं मम्मी, मैं इंतजार कर लूंगी। और वैसे भी कौन सा मेरी उम्र निकली जा रही थी, अभी सिर्फ 22 साल की तो हुई हूँ। 1 साल इंतजार करने से भला मैं कौन सा बुढ़ी हो जाती। बर्तन धोने के बाद मैं कमरे में आ गई। जैसे ही दरवाजा खोलकर अंदर गई, मेरी बहन एकदम डर कर उछली थी। मैंने हैरानगी से उसको देखा। आजकल बहुत ही ज्यादा दौरे पड़ रहे थे, बैठे बैठे चौंक जाती और अक्सर घबराई सी रहती है। मैं पिछले कई दिनों से इसका ये सब रवैया नोट कर रही थी और इसके यूं डरने की वजह जानना चाहती थी। मैंने उससे पूछा तो उसके चेहरे की हवाइयां उड़ी हुई थी। मेरे सवाल करने पर उसने बड़ी मुश्किल से खुद को संभाला था और फिर कहा, आपी वो मैं डरावनी कहानी पढ़ रही थी इसलिए डर गई। मैं लगातार उसकी आंखों में देख रही थी। जिस तरह हल्काते हुए उसने जवाब दिया था, उसकी आंखें और उसकी जुबान उसका साथ बिल्कुल नहीं दे रही थी। जरूर वो मुझसे कोई ना कोई बात छिपा रही थी, मगर उस वक्त मैं बहुत थकी हुई थी। मैंने उससे कुछ और नहीं पूछा और फ्रेश होने वॉशरूम में चली गई। दिन गुजरते जा रहे थे। एक दिन मैं स्कूल के स्टाफ रूम में बैठी हुई। मैं सभी बच्चों की कॉपी चेक कर रही थी। मुझे सारे बच्चों की कॉपी आज ही पूरी करनी थी। स्कूल में जाने से पहले मैंने अपना फोन साइलेंट पर कर दिया था। 2-3 घंटे के बाद कॉपी चेक करने के बाद मैं स्टाफ रूम से बाहर आई तो रिसेप्शनिस्ट ने मुझे बताया कि तुम्हारी मम्मी की 2-3 कॉल्स आई थी और तुम्हारी मम्मी तुम्हारी बहन को लेकर यहाँ पर आई भी थी और वो बहुत रो रही थी, लेकिन आपने डिस्टर्ब करने को मना किया था इसलिए बताया नहीं। इनकी बातें सुनकर मैं बहुत ज्यादा परेशान हो गई। मम्मी को क्या हुआ था। मैंने फौरन अपने बैग से मोबाइल निकाला जहाँ मम्मी की बहुत सारी कॉल्स आई हुई थी। मैंने फौरन मम्मी को कॉल मिलाई जो पहले ही बेल पर उठा ली। मम्मी बहुत ज्यादा रो रही थी। मैं बहुत परेशान हो गई। मैंने मम्मी से पूछा क्या हुआ तो मम्मी ने रोते हुए मुझे घर आने को कहा। मैंने छुट्टी की बात कही तो मुझे छुट्टी नहीं मिली क्योंकि बच्चों के एग्जाम्स चलने वाले थे और मुझे वर्क करना था। अब मुझे दोपहर तक का इंतजार करना था। इस दौरान मेरा ध्यान लगातार मम्मी की तरफ लग रहा था कि वक्त गुजरने का नाम ही नहीं ले रहा था। जैसे तैसे छुट्टी हुई। मैं बिना देर किए सीधी घर पहुंची जहाँ मेरी बहन के कमरे में उसके चीखने की आवाज आ रही थी। मेरा दिल दहल कर रह गया। मैं फौरन से उसके कमरे में गई। सामने का मंजर देखते ही मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई। मेरे सामने ही मेरी मम्मी बहन को बहुत ज्यादा मार रही थी। मैंने जल्दी से जाकर बहन को मम्मी से छुड़ाया और पूछा ये सच क्या है। तो मम्मी कहने लगी, अगर आप कोई चीज सही भी करना चाह रहे हो तो वो आपसे गलत ही हो जाती है। ऐसे में
हालात आपके खिलाफ ही होते हैं और ऐसे में अपनों की बहुत जरूरत पड़ती है और हमें भी अपनों की जरूरत होती है, मगर ऐसे में जब अपने ही साथ छोड़ जाए तो फिर कोई भी गिला नहीं किया जा सकता। मेरी कहानी भी कुछ ऐसी ही है। मैं 4 साल की थी जब मम्मी पापा अलग हो गए। मम्मी किसी और को पसंद करती थी, लेकिन नाना ने जबरदस्ती उनकी शादी मेरे पापा से करवा दी थी। सभी का यही ख्याल था कि मम्मी शादी के बाद सब कुछ भूल जाएगी, मगर मम्मी कुछ भी नहीं भूली थी, बल्कि चोरी छुपे उनका ताल्लुक उनसे बरकरार रहा था। मेरे पैदा होने का भी मम्मी को कोई असर नहीं हुआ। मेरे पैदा होने के बाद भी वो मेरी देखभाल नहीं करती थी, बस मुझे एक जगह छोड़कर इधर उधर लगी रहती थी। इन्हें मेरे रोने या हंसने की कोई भी परवाह नहीं थी। वो तो शुक्र था कि मेरी ताई इस घर में मौजूद थी, जो मुझे 1 मिनट के लिए भी रोता बर्दाश्त नहीं कर सकती थी और मुझे उठाकर अपने साथ ले जाती थी। एक माँ की तरह मेरा ख्याल रखती। पापा मम्मी की सारी हरकतों को जानता था। उन्होंने कई बार मम्मी को समझाने की कोशिश की, मगर मम्मी ने इनके साथ रहना ही नहीं चाहा। बस मौका ढूंढ रही थी। एक दिन उन्हें मौका मिल गया। उसी रात पापा किसी जरूरी काम से फंस गए और थोड़ी देर से घर वापस आए तब मम्मी पापा के सामने खड़ी हो गई और चलाकर पापा के ऊपर इल्जाम लगाने लगी। पापा ने खुद पर बहुत कंट्रोल किया, मगर शायद अब वक्त खत्म हो चुका था। पापा की सारी बर्दाश्त अब जवाब दे गई थी। तभी पापा ने खड़े खड़े मम्मी को तलाक दे दी थी। मम्मी तो पहले से ही तैयार खड़ी थी। उन्होंने अपना सामान पैक किया, उठाया और एकदम घर से चली गई। इनकी इस फैसले से वो दोनों तो बहुत सुकून में आ गए थे, मगर वो नहीं जानते थे कि इनका ये फैसला मेरी जिंदगी पर कितना बुरा असर डालेगा। मेरी सारी जिम्मेदारी ताई पर आ गई थी, जिसकी वजह से ताई की अपनी जिंदगी डिस्टर्ब हो रही थी। 3 साल के बाद पापा ने एक तलाकशुदा औरत से शादी कर ली, जिसके शौहर ने शादी के 6 महीने बाद ही उसे तलाक दे दी थी। शुरू में उनसे मुझे बहुत डर लगता था, क्योंकि मैंने स्कूल में जो स्टेप मदर के बारे में जो कुछ सुना था वो सब अच्छा नहीं था, मगर वो औरत बहुत समझदार और सुलझी हुई औरत थी। कुछ ही दिनों में उसने मेरे दिल में अपनी जगह बना ली थी और मैं उससे मम्मी बुलाने लगी थी। मेरी और मम्मी की अच्छी खासी बॉन्डिंग हो गई थी। ताई अब शहर के बाहर रहते थे। उन्होंने ताई और बच्चों को भी अपने पास बुला लिया था। अब घर में सिर्फ मैं, मम्मी और पापा रहते थे। अगले ही साल छोटी बहन हुई थी। उसके आने से जैसे हमारी जिंदगी पूरी सी हो गई थी। मैं सब कुछ हंसी खुशी गुजर रहा था। एक दिन हमारी जिंदगी में तूफान आया जो हमारा सब कुछ बहकर ले गया। उस वक्त मेरी छोटी बहन सिर्फ 2 साल की थी और मैं 10 साल की। जब पापा को हार्ट अटैक हो गया, पापा मौके पर ही मर गए थे और हमारी जिंदगी को सुनसान कर गए थे। सभी मेरी मम्मी को मनहूस और बुरे काम वाली कह रहे थे, जो पहले अपनी एक शादी ना निभा सकी और अब दूसरी में अपने शौहर को ही खा गया। अब लोगों ने जीना मुश्किल कर दिया था। ऊपर से ताया से भी कोई बात नहीं हो रही थी। आखिर मजबूरन मम्मी को वो घर बेचना पड़ा और हम लोग वहाँ से गाँव चले गए। घर के पैसों से मम्मी ने छोटा सा मकान खरीद लिया था और बाकी पैसे अकाउंट में सेविंग के तौर पर डाल दिए थे। मेरा एडमिशन यहीं के एक स्कूल में करवा दिया गया था। सेविंग से हमारा अच्छा खासा गुजारा हो रहा था। सेविंग किए गए पैसों से सिर्फ 9 साल ही गुजरे थे। मम्मी को शायद अंदाजा था कि ये पैसे इतने ही साल चल पाएंगे। तभी वो 7-7 लोगों के कपड़ों पर कढ़ाई करने लगी थी, मगर कढ़ाई के पैसों से कहाँ घर चलते हैं। मैंने मम्मी को यूं मजबूर देखा तो मुझे बहुत बुरा लगता। मैंने इंग्लिश से ग्रेजुएशन की और एक स्कूल में नौकरी की। मैं टीचिंग की जॉब करने लगी। इससे आगे की पढ़ाई मेरे बस के बाहर थी, तो इसलिए मैंने पढ़ाई को छोड़ दिया। जबकि अपनी छोटी बहन आलिया का एडमिशन एक प्राइवेट स्कूल में करवाया था। मेरी कोशिश थी कि जैसे मेरी माँ ने सगी माँ से बढ़कर प्यार दिया है, तो अब मेरा ये फर्ज था कि मैं आलिया को अच्छी पढ़ाई करवाती और उसे एक बेहतर मकाम तक पहुंचाती। उन्होंने मुझे नौकरी करने से बहुत रोका, मगर 20,000 महीना सैलरी थी। अगर मैं उस वक्त मम्मी की बातों में आकर जॉब छोड़ देती तो इतनी अच्छी जॉब मुझे कहाँ मिलने वाली थी। पर वक्त अपनी रफ्तार के साथ आगे बढ़ता गया और जब मैं 21 साल की हुई तो मेरा रिश्ता आया। छोटा सा खानदान था। एक बहन का इकलौता भाई था। बहन की शादी हो गई थी। अब घर में उसके वालिदैन और वो खुद था। वो इसी गली के पीछे रहते थे। अच्छा खासा खाते पीते लोग थे। मम्मी को रिश्ता अच्छा लगा तो मम्मी ने उनसे शादी के लिए 1 साल का वक्त मांगा और मेरी एंगेजमेंट कर दी। मेरा मंगेतर एंगेजमेंट में सिर्फ 10 मिनट के लिए आया था, फिर किसी जरूरी काम का कह कर चला गया था। मेरी नंद के जरिए हमारे नंबर भी एक्सचेंज हो गए थे, मगर मेरे मंगेतर ने मुझे खुद से कभी कॉल नहीं की। शुरू में मुझे ये बात ज्यादा महसूस नहीं हुई थी, लेकिन अब मुझे मेरे मंगेतर का इग्नोर करना मुझे बहुत बुरा लगता था, मगर मैं बर्दाश्त कर चाहती और कर भी क्या सकती थी। इन लोगों को दिया गया वक्त पूरा हो चुका था। वो लोग उसने ये हरकत क्यों की? उसने अपने किरदार पर इतना बड़ा दाग लगवा लिया। और अभी मेरा सवाल मुंह में ही था जब अपनी जगह से एक झटके में उठी और रोते हुए कहने लगी कि मैं बेकसूर हूँ, मैं पाक दामन हूँ। ये कहते ही वो भाग गई और दूसरे कमरे में चली गई। उसने कमरे को अंदर से बंद कर दिया। मैंने मम्मी को उठाया और उनको कमरे में ले गई। मम्मी किसी भी तरह संभालने में नहीं आ रही थी। सदमा बहुत ही बड़ा था। मम्मी के सोचने समझने की सलाहियत खत्म हो गई थी, मगर मुझे आराम से समझदारी से काम लेना था और इस परेशानी से निकलने के लिए कोई ना कोई हल निकालना था। मैंने कई बार जाकर अपनी बहन के कमरे का दरवाजा खटखटाया, मगर उसने दरवाजा नहीं खोला। मैं उससे पूछना चाहती थी कि उसके साथ किसने जुल्म किया या फिर वो खुद ही, लेकिन एक इतनी छोटी बच्ची ऐसा कैसे कर सकती है? ये मेरी समझ से बाहर था। थक हार कर मैं अपने कमरे में आ गई। अगली सुबह मेरे उठने से पहले ही वो स्कूल जा चुकी थी। मैंने भी मम्मी को रिलैक्स रहने का बोला और स्कूल चली गई। पूरा दिन खराब रहा। बदनामी का डर सर चढ़कर बोल रहा था। मैंने अपनी एक कुलीग को मसला बताया तो उसने मुझसे कहा कि अभी तुम अपनी बहन का अबॉर्शन करवा दो। मैंने घर जाकर मम्मी से और बहन से बात की, मगर मेरी बहन एकदम अकड़ गई। वो किसी तौर पर ऐसा नहीं चाहती थी। उसे ना तो बदनामी का डर था और ना ही अपने किरदार पर लगे दाग का, बल्कि
बहुत सुकून से बैठी थी जैसे कुछ हुआ ही ना हो, मगर मैं सुकून से नहीं थी। अगर मेरे ससुराल वालों को इस चीज की भनक भी पड़ जाती तो वो रिश्ता खत्म करने के लिए 1 सेकंड की देर। चम्मच लेकर दूध में अच्छी तरह दवाई मिक्स कर दी। दूध का गिलास लेकर अपनी बहन की तरफ जाने लगी। मैं सोच रही थी कि जो काम कर रही हूँ वो गलत है, मगर मेरी नीयत गलत नहीं थी। मैं तो बस इस परेशानी से छुटकारा चाहती थी ताकि हम सब पहले की तरह सुकून से जिंदगी गुजार सके। मैं उसके कमरे में गई तो वह बेड पर लेटी हुई थी। मैंने उसे जाकर दूध दिया और कहा कि उसे पी लो, मैंने अभी गर्म किया है। वो मेरे हाथ से लेकर दूध पीने लगी और अजीब नजरों से देखने लगी। वो बहुत गौर से मेरी तरफ देख रही थी। मुझे उसकी नजरों से डर लगने लगा। मैं उठकर अपने कमरे में आ गई। अब मैं रोज उसे दूध के जरिए दवाई की एक डोज देने लगी। 1 हफ्ते में ही उसका नतीजा मिलना शुरू हो गया। हालांकि दवाई का नतीजा पहली बार में ही मिलना शुरू हो जाना चाहिए था, मगर शायद हल्की डोज की वजह से उतना वक्त लग गया था। उस दिन भी मैंने उसे दूध में दवाई मिलाकर दी और सोने के लिए कमरे में आ गई। सुबह मैं उठ के स्कूल चली गई। सुबह मैं स्कूल जल्दी गई थी क्योंकि हमारी टीचर्स पेरेंट्स मीटिंग थी जिसकी हमें तैयारी करनी थी। मैंने अपनी डायरी तैयार नहीं की थी, जिस वजह से मैं जल्दी चली गई थी। इस बात से अनजान थी कि मेरे पीछे घर में क्या होगा। उस दिन टीचर पेरेंट्स मीटिंग थी तो इसलिए सब टीचर्स का फोन लेकर ऑफ कर दिया गया। हम तकरीबन पूरा दिन बहुत बिजी रहे। 12 बजे मीटिंग खत्म हुई थी तो मैं घर पहुंची। रात याद किया था तुमने मेरी बच्ची को ही मार दिया। मेरी तुमसे क्या दुश्मनी थी? मैंने सफाई में कुछ कहने की कोशिश की लेकिन मम्मी ने मेरी कोई भी बात नहीं सुनी। मैं चुप खड़ी मम्मी के इल्जाम सुनती रही। मम्मी सही तो कह रही थी, मेरी दी गई दवाई की वजह से ही मेरी बहन मर गई क्योंकि वो खुद भी बच्ची थी और दवाई को बर्दाश्त नहीं कर पाई थी और जिंदगी की बाजी हार गई। मम्मी ने मुझे मेरी बहन का जनाजा तक नहीं देखने दिया। थोड़ी ही देर बाद मेरे ससुराल वाले पहुंच चुके थे। सबको यही बताया था कि छिपकली वाला दूध पीने की वजह से, जहर की वजह से मेरी बहन की मौत हुई। हकीकत से सिर्फ मैं और मेरी मम्मी ही वाकिफ थे। कुछ देर बाद मेरी बहन को दफना दिया और मुझे मेरी बहन के आखिरी दीदार से भी मरहूम कर दिया गया। खैर जिंदगी फिर अपनी रूटीन पर आ गई। मैंने मम्मी को मनाने की पूरी कोशिश की। दिन रात मेरी बहन मेरे ख्वाबों में आती थी और मुझे अपनी जान का हिसाब मांगती थी। शुरू में मैं अपना वहम समझकर भूल गई, मगर अब मुझे सच में ख्वाब आने लगे तो मैंने फैसला किया थोड़े दिन के लिए यहाँ से दूर चली जाती हूँ। जगह की चेंजिंग से मम्मी भी अपने आप को थोड़ा सही महसूस करेगी। मैं इन ख्वाबों की वजह से एक पल भी नहीं सो पाती थी। जाग जाग कर मेरी तबीयत खराब हो गई थी। हो सकता था कि जगह की चेंजिंग से सेहत पर अच्छा असर पड़ता। इसी सिलसिले में मुझे छुट्टियां लेना स्कूल जाना था, इसलिए मैंने घर का ताला लगाया। मम्मी कहीं बाहर गई हुई थी तो इसलिए मैंने ताला लगाकर चाबी बराबर वाली आंटी को दे दी कि जब मम्मी आए तो इन्हें इंतजार करना ना पड़े। जैसे ही मैं स्कूल पहुंची तो प्रिंसिपल ने कहा कि थोड़ी देर के लिए साथ आ जाओ, बच्चों के सिलसिले में कोई बात करनी है। ये सुनते ही प्रिंसिपल के साथ इनके रूम में चली गई। फिर वहाँ मुझे अपनी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं लगी तो मैं खुद को दिखाने के लिए अस्पताल आ गई। जब मैं अस्पताल पहुंची तो मैंने देखा कि वहाँ पर बेड पर पड़ी कम उम्र लड़की कोई और नहीं बल्कि मेरी बहन थी जो दर्द से कड़ाह रही थी। मैंने खुद को गिरने से बचने के लिए बेड का सहारा लिया था। मेरी मम्मी डॉक्टर के सामने हाथ जोड़कर मेरी बहन को बचाने के लिए दरख्वास्त कर रही थी। मैं पीछे थी इसलिए वो मुझे नहीं देख सकी। खैर मम्मी को लेबर रूम से बाहर निकाल कर डॉक्टर ने चेकअप शुरू किया और फौरन ही बहन को ऑपरेशन थिएटर में ले गए। 1 घंटे ऑपरेशन के बाद मेरी बहन से निकलने वाला मेरे हाथ में था। वो कोई बच्चा नहीं था बल्कि रसोली का एक गुच्छा था जिसने मेरी बहन का पेट फूल कर बड़ा कर दिया था। डॉक्टर ने कहा कि ये बच्ची एक बार मेरे पास आई थी, तब भी मुझे इस पर रसोली का शक था। मैंने उसके टेस्ट भी किए थे और इसकी रिपोर्ट्स रखकर इमरजेंसी केस में चली गई। वापस आई इसकी माँ गलती से इसकी जगह किसी और की रिपोर्ट ले गई और गलत प्रेगनेंसी की रिपोर्ट थी। काश ये पहले आ जाती तो इसे आज इतनी तकलीफ बर्दाश्त ना करनी पड़ती। मैं वो पैकेट पकड़कर सीधा मम्मी के पास गई। मम्मी मुझे देखकर एकदम से चौंक गई। वो तो मुझे घर छोड़कर आई थी, इन्हें मेरे यहाँ आने की उम्मीद नहीं थी। मैंने वो रसोली वाला पैकेट मम्मी के हाथ में देख लिया। अपनी बेटी की हालत, ये रसोली जिसे आप बच्चा समझकर 9 महीने तक इसके पेट में पालती रही, इन्होंने आपकी बेटी का सारा पेट जख्मी कर दिया है। वो कितनी तकलीफ में है आप जाकर देखें। मैंने मम्मी से कहा कि उन्होंने ऐसा क्यों किया, मगर मम्मी के पास किसी सवाल का जवाब नहीं था। शायद इन्हें मुझ पर शक था कि मैं इनकी बेटी को मार दूंगी और खुद ही अपनी बेटी की मौत का ड्रामा करके मुझे इससे दूर कर दिया। और एक मैं थी जो पिछले इतने महीनों से इस बोझ तले सो नहीं सकी कि मैंने अपनी बहन की जान ले ली। मैं खुद से नजरें नहीं मिला पा रही थी। मैं मम्मी और बहन को वहीं छोड़कर उनको बताए बिना दूसरे शहर आ गई। इनके इस धोखे ने मुझे तोड़ कर रख दिया था। इन्हें मुझ पर भरोसा नहीं था। मैं तो जो भी कर रही थी इनके भले के लिए कर रही थी। वहाँ जाकर मैंने एक स्कूल में अप्लाई किया था। मेरे एक्सपीरियंस की वजह से मुझे जॉब मिल गई और साथ ही एक औरत ने मुझे अपने घर रहने के लिए ऑफर भी किया था। अब मम्मी और छोटी बहन को इनके अकाउंट में पैसे भेजती रहती हूँ, लेकिन दोबारा कभी हिम्मत नहीं हुई कि इनके सामने जा सकूं, क्योंकि मैं ऐसा सोचती हूँ तो मुझे मेरी रातों की बेचैनी याद आ जाती है जो मैंने अपनी बहन की मौत की खबर सुनने के बाद सही थी। दोस्तों वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर